रेहानुद्दीन अहमद। उस सुबह जिस वक्त चार्ल्स बार्लो छोटा हाजिरी के बाद अपनी स्टडी में जाकर नगमाते हिंद के मुताले में मसरूफ़ था, डीएम्स हाउस से कुछ फासले पर वुडलैंड्स में करीम खान ने ब्रेकफास्ट की मेज़ पर हस्बे मामूल ताज़ा पत्रिका लाकर रखा और चायदानी लेने के लिए अंदर चला गया। उमा राय ने टोस्ट पर मक्खन लगाते लगाते अखबार की सुर्खियों पर नज़र डाली। वर्क उलटते अंदर के सफ़े पर एक सुर्खी ने उनको मतवज्जे किया। उन्होंने घबराकर आवाज़ दी, रेहान, जल्दी आओ। ब्रेकफास्ट की मेज़ वुडलैंड्स के पहलू के बरामदे में लगी थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा बरामदे के सिरे पर खुलता था। शिव के साबुन का झाग तौलिया से साफ करता रेहानुद्दीन अहमद कमरे से नमूदार हुआ। क्या हुआ? ये देखो, सनसनीखेज गिरफ्तारी। उमा ने सर उठाकर अखबार उसकी तरफ सरका दिया। उनकी कुर्सी के करीब झुककर उसने उचटती नज़रों से पूरे कॉलम का जायजा लिया। कुमारी रोजी बैनर्जी, कुमारी सिंधिया घोष। वो त्योरी पर बल डालकर बैठा और खबर को दोबारा गौर से पढ़ना शुरू किया। बेरा चायदानी लेकर हाजिर हुआ। उमा ने रेहान के लिए चाय बनाई। लो, चाय तो पी लो। पी लूंगा। गजब हो गया उमा, महमूदुल हक और जेवती दोनों शहीद हो गए। रोजी जाने कितनी बुरी तरह जख्मी हुई होगी। इस खबर का क्या क्या भरोसा है। पुअर गर्ल। महमूद और जेवती दोनों। रेहान ने अखबार परे सरका कर आंखों पर हाथ रख लिए और चंद मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। उमा ने मुस्तरिब होकर देखा कि वो चुपके चुपके रो रहा था। वो, रेहान प्लीज। उमा ने उसके बाजू पर नरमी से हाथ रखा। सोशलिस्ट फ्रंट अभी जाने और कितने मारे जाएंगे। वो गॉड, अभी उस रोज ज्योति ने किस जोशो खरोश से मुझसे बहस की थी। अरुणा दी, जेपी लोहिया अंडरग्राउंड में जान पर खेल कर जिन आंदोलन को डायरेक्ट कर रहे हैं, और आप रेहान दा अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। वो, नो नो नॉट। ज्योति, इतना गम न करो रेहान, आंदोलन में इसी तरह जाने जाती हैं। साल भर पहले तुम भी किसी वक्त मारे जा सकते थे। लो, चाय पियो, ठंडी हो रही है। उमा, रेहान ने गुस्से से कहा, सॉरी ओल्ड, तुम हमेशा यूं ही मारे मारे फिरते हो। न खाने की फिक्र, न ढंग की चाय मिलती होगी। चंद रोज के लिए मेरे यहाँ हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। वो, सॉरी उमा, लाओ, मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं क्या अपसेट नहीं हूँ। तुम ऑमलेट खाओगे ना? हाँ, दे दो। अब कुछ देर के लिए ये तकलीफ देह हालात भूल जाओ। आराम से नाश्ता करो। आज फिर तुमको दिन भर दौड़ धूप करनी है। आते ही फरीदपुर भाग गए। उन्होंने टोस्ट दो हिस्सों में काट कर रेहान के सामने रखा, ऑमलेट पर काली मिर्च छिड़का और बच्चों की तरह छुरी कांटा उठाकर उसके हाथ में पकड़वाया। वो मुस्कुरा दिया, नाउ बी अ गुड बॉय एंड इट। वो सर झुकाकर खाने में मशगूल हो गया। उमा उसको देखती रही। तुम्हारे अब्बा कैसे थे? खैरियत से थे? कौन? उसने चौंक कर पूछा। तुम अपने गांव गए थे ना, शोनापुर? मुझसे तो यही कह के गए थे। वो, हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, थैंक यू। उसने एक लुकमा निगल कर फिर अखबार की तरफ हाथ बढ़ाया। उमा ने झपट कर अखबार उठा लिया। नहीं मिलेगा। फिनिश योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। वो फिर प्लेट पर झुक गया। रात तुम बहुत देर से आए। क्या पार्टी ऑफिस में इतनी देर लग गई? रात? वो, हाँ, नहीं, रात में दीपाली के यहाँ चला गया था। दीपाली? हाँ, क्या भूल गई उसे? दीपाली सरकार। मुझे मालूम नहीं था कि नूरुर रहमान मियाँ के ज़माने के बाद भी तुम्हारी उससे जान पहचान है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी जिसका तुमसे जिक्र करता। दरअसल वो भी कल ही फरीदपुर से लौटी है। स्टीमर पर उससे इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई। वो, आई सी। उमा ने ज़ोर से छुरी काटा अपनी प्लेट पर पटका और गुस्से से बैरे को आवाज़ दी, करीम खां। मेरा सूरत से नमूदार हुआ। करीम खां, रोज मना करती हूँ कि अंडा हाफ बॉयल मत करो। गुस्से से एकदम उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। वो, उमा, दूसरा अंडा बनवा लो, ऐसी भी क्या कयामत आ गई। नहीं, तुमने तुम जानते नहीं, मम्मी घर पर न हो ये लोग बिल्कुल बेगार डालते हैं। डैम। मेरा गायब हो चुका था। कम ऑन उमा, रेहान ने हंसकर कहा। कोई कांग्रेस सोशलिस्ट सुनेगा तो कहेगा कि कम्युनिस्ट लीडर इस तरह अपने नौकरों को डांटते हैं।
وہ शट अप उमा, तुम्हारा गुस्सा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। वो ऑमलेट ख़त्म करने में मसरूफ़ हो गया। सीज़र सीढ़ियाँ फलांगता बरामदे में आया और अपनी मालकिन के कदमों के पास ढेर हो गया। उमा ने नागवारी से उस पर नज़र डाली। मेरी ने दूसरा अंडा लाकर उमा के सामने रखा। रेहान ने नज़र बचाकर शरारत से करीम खां को आंख मारी। बूढ़ा बेरा बेहद खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ होठ पिचकाकर पीछे हटा और जाकर मेज़ से कुछ फासले पर अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो गया। चंद लहजों के बाद ये जानकर कि उमा देवी का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, रेहान ने कहा, उमा, मैं तुमको एक ज़रूरी बात बताना चाहता था। करीम खां, धोबी से पूछो मेरी साड़ियाँ इस्त्री कर दी। करीम खां इशारा समझकर गायब हो गया। हाँ बताओ क्या बात है। मैं दीपाली से शादी कर रहा हूँ। अंडे का चमचा संभाले उमा देवी का हाथ हवा में मुअल्लक होकर रह गया। उसके बगैर अगर मैं जीते जी मर गया तो मूवमेंट का नुकसान होगा, रेहान ने मसनूई संजीदगी से वजाहत की। उमा अब ऐनक उतार कर भावचुकी उसे देख रही थी। क्यों उमा? तुम तुम रेहान, जब से हम कॉलेज में दाखिल हुए, लंदन में रहे, एक साथ सियासी काम किया, तुमने आज तक मुझसे अपना कोई ज़ाती राज नहीं छुपाया था। फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों पोशीदा रखी? रेहान ज़रा सुर्ख हो गया। औरतें, उमा, उसने मताना से कहा, मानता हूँ तुम मेरी दोस्त, फ़लसफ़ी और गाइड हो, मगर ये मेरा बहुत ही ज़ाती मामला था और मेरा ख़्याल था कि एक औरत दूसरी औरत के सिलसिले में कभी गैर जानिबदाराना राय नहीं दे सकती। ये तुम मेरे लिए कह रहे हो, मैं जो तुमको अपना अपना वो कम ऑन उमा, मुझे अफ़सोस है कि तुमको मेरी इस राज़दारी से दुख पहुँचा। क्यों? उमा ने कुर्सी पर पहलू बदला। अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं पहले से दोगुना उसका ख्याल करती। मुझे खुद वो लड़की बहुत पसंद है। तुम्हें भी पसंद है उमा? रेहान का चेहरा खुशी से खिल गया। वंडरफुल, तो तुम मेरे इंतखाब को मानती हो। मुझे बहुत पसंद है, मैं ही उसे मूवमेंट में लाई हूँ। तुम बोलते हो कि एक लिहाज से मेरी ही वसासत से उससे तुम्हारी मुलाकात हुई। ये तो गलत है उमा, उस पर तो मैं बहुत पहले जहर खा चुका था, लव एट फर्स्ट साइट वगैरह वगैरह। तुम जज्बाती तौर पर अभी तक बेहद इमेच्योर हो। अभी तो तुम मेरे इंतखाब की तारीफ कर रही थी, फिर मैं इमेच्योर कैसे हुआ? उमा, अपना हार्ड बॉइल्ड अंडा खाओ। तुमको इस इत्तला से ऐसा ऐसी हैरत हुई है कि बेचारे महमूद और ज्योति की शहादत का भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ था। कमाल है। उमा चेहरा सख्त करके चांदी के नन्हे चमचे से अंडे पर खटखट करने में मसरूफ़ हो गई। रेहान कोनिया मेज़ पर रख के उन्हें देखता रहा। ये शायद मेरी ज़्यादती है, ऐसी मुखलिस दोस्त के साथ मैं ऐसी सख्त बातें कर रहा हूँ। सॉरी उमा, वाकई मुझे बहुत पहले तुमको अपना हमराज बनाना चाहिए था, मगर हालात भी तो कैसे एबनॉर्मल थे। मुस्तकिल अंडरग्राउंड, मुसलसल एहतियात, और फिर वो अहमद भी न जाने क्यों मुझसे खफा हो गई थी। निहायत मेहनत से अब जाकर उसे ज़रा राह रास्त पर लाया हूँ। उफ़, ये इश्क करना भी खासी मुशक्क़त है। तुम तो कभी इस चक्कर में पड़ी नहीं, तुम्हें क्या मालूम। उमा चुपचाप अंडा खाने में मसरूफ़ रही। लो, अब तुम खफा हो गई, ये क्या मुसीबत है यार। फिर उसने दफतन बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, उमा, तुम जानती हो मैं मुद्दतों गांव जाकर अपनी बहन से नहीं मिल पाता। ढाके में अपने नवाब रिश्तेदारों से मिलने का मुझे कोई शौक़ नहीं। सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे खुलूस की वजह से ये घर तक मुझे अपना घर मालूम हो रहा है। हालांकि वो तमस्खरन हंसा। वुडलैंड्स को अपना घर समझना हिमाकत है, मगर बहरहाल इत्तेफाक से तुम इसी महल में पैदा हुई। क्या किया जाए, तुम जहाँ रहोगी वही मेरा घर होगा। उमा ने पलकें झपकाईं। उनकी ऐनक का शीशा धुंधला हो चुका था। रेहान छेप कर दूसरी तरफ देखने लगा। वो जज्बातियत से बेइंतहा घबराता था। उसने महसूस किया कि वो खुद भी खासा जज्बाती हो रहा है। वो जल्दी से कुर्सी पीछे सरका कर उठा और लपक कर अपने कमरे से सिगरेट और माचिस उठा लाया। सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठते हुए बदशाश आवाज़ में उसने कहा, लाओ गर्मा गर्म चाय तो बना कर दो। उमा ने आहिस्ता से टी कोसी उठाकर चाय उसकी प्याली में उड़ेली। मैं मैं तो अब चला जाऊंगा वापस मुंबई। दीपाली तुम्हारे हवाले। तुम मेरी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखना। वो ज़रा बेवकूफ़ सी लड़की है, अगर कभी कोई हिमाकत की बात करे तो मेरी खातिर उसे माफ़ कर देना। वादा?
वादा। गुड ओल्ड उमा। वो इत्मीनान से चाय पीने में जुट गया। तुम्हारा ख्याल है बनूए बाबू इस शादी की इजाज़त दे देंगे? कोशिश तो मैं यही करूँगा। और तुम दोनों होल टाइमर की तनख्वाह पर गुजर कर लोगे। उमा, तुम किसी बुर्जुआ बड़ी बी की तरफ बात कर रही हो। इतने होल टाइमर्स ने आज तक किस तरह शादियां की हैं? उन सब की बीवियां भी काम कर रही हैं। दीपाली इत्तेफाक से ग्रेजुएट है और संगीत की माहिर। कमाल है भाई। तुम जब ब्याह करोगी तो कोई मारवाड़ी सेठ या डिप्टी कमिश्नर तलाश तलाश करोगी अपने लिए। बकवास मत करो। ओह सॉरी सॉरी। चुनांचे दीपाली गा बजाकर घर का खर्च चलाएगी, रेडियो प्रोग्राम और रिकॉर्डों की मुख्तसर सी रॉयल्टी और म्यूजिक के ट्यूशन, और आप बीवी की कमाई पर। उमा, रेहान को अब पहली बार गुस्सा आया, तुम आज कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आता। मैं बुर्जुआ बड़ी भी नहीं हूँ, महज चंद प्रैक्टिकल बातों की तरफ इशारा कर रही हूँ। ये तुम्हारी हैंड टू माउथ खाना बदोश जिंदगी शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उमा, तुम सच्चे दिल से कम्युनिस्ट कभी नहीं थी, इसका ये मतलब है। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी दोस्त हूँ। और दूसरी बात, अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि बनूए बाबू तुम्हें बखुशी अपना दामाद बना लेंगे, वो कदामत पसंद हिंदू हैं। जहाँ तक मैंने चंद मुलाकातों में अंदाज़ा लगाया, वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है। और बहरहाल मैंने कहा तो वो अगर इजाज़त ना भी दें तो क्या मज़ाक़ा है। दीपाली 21 साल की हो चुकी है, हम लोग कलकत्ता जाकर सिविल मैरिज कर लेंगे। मुझे तुम्हारी तरफ से बेहद परेशानी है रेहान, न जाने तुम किस आफत में फंस जाओ। उफ, तुम तो इतनी फिक्रमंद मुतफक्किर हो गई गोया आज तक हिंदुस्तान में कोई इंटर कम्युनल शादी ही नहीं हुई। अच्छा, तुम एक काम करो। क्या? चंद्रकुंज जाकर मेरी सिफारिश कर दो झटपट। मैं? दीपाली कह रही थी, डॉक्टर सरकार पहली मुलाकात ही में तुमसे बेहद मुतासिर हो गए थे। जब तुम कुलसूम आपा की साजिश के सिलसिले में उसे अपने साथ फर्जी तौर पर कोमेला ले गई थी। यूं उसे अपनी सहेलियों के यहाँ देर लग जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। दीपाली क्या कह रही थी? क्या तुम्हारे मुतालिक? उसने हंसकर जवाब दिया। कह रही थी ऐसा लगता था जैसे उमा देवी ने बाबा पर जादू कर दिया हो। गुड गॉड। कस्मिया, उमा तुम सचमुच जाकर ज़रा उनके ख़यालात का अंदाज़ा तो लगाओ। मुझे मिडिल क्लास हिंदू बंगालियों के ख़यालात का अच्छी तरह अंदाज़ा है, भद्रा लोग। मुझे भी अंदाज़ा है, मगर मैं हिंदू बंगाली बुर्जुआजी भद्रा लोगों की नज़रों में कम अज़ कम अशराफ तो हूँ। ज़रा गौर करो। वो फिर हंसा। हमारे बंगाल की हिंदू बुर्जुआजी मुस्लिम बुर्जुआजी को किस सरपरस्ताना अंदाज में अशराफ कहकर गोया टॉलरेट करती है। अगर कोई तुम्हारे इस लहजे को सुने तो समझे कि शायद तुम भी कम्युनल हो। सच्चे दिल से कम्युनिस्ट नहीं, उमा ने हंसकर जवाब दिया। रेहान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहरकैफ, तुम अब अपने दूसरे मिशन पर चंद्रकुंज जाओ। कोई हिंदू या मुसलमान बाप चाहे वो कितना ही रोशन ख्याल क्यों ना हो, अपनी लड़की को दूसरे फिरके में शादी करने की हरगिज इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे डैडी भी। मेरे डैडी का यहाँ क्या जिक्र है? क्यों? वो हंसता रहा। फर्ज करो तुम किसी अशराफ से ब्याह करना चाहो, या ईसाई से, या अंग्रेज, या चीनी, जापानी, रूसी, तो सर परितोष इजाज़त न देंगे। वो तो बेहद आज़ाद ख्याल है। मेरे ब्याह का क्या जिक्र है? ओके ओके उमा, बच्चियों की तरह शर्माओ नहीं। है कोई मुर्गा नज़र में? चलो मैं सर परितोष से तुम्हारी वकालत कर दूंगा। तुम बनोए बाबू से मेरा प्रोपेगेंडा करो। लाओ मिलाओ हाथ। उसने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से उमा का हाथ खींचकर जोर से मुसाफा किया। उमा ने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया। रेहान, तुम्हारा लौंडहारपन कब जाएगा? इसी लौंडहारपन को ख़त्म करने के लिए तो अब घर बसाने का इरादा है हमारा। कल शाम किया प्रपोज? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं की। यूं ही ज़रा शायरी वायरी बघाड़ता रहता हूँ। उससे कहा तो है कि शादी करना चाहता हूँ, मगर बाकायदा संजीदगी से ऐसा कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। अगर वो अपनी यार दोस्त और कॉमरेड न होती, महज लड़की होती तो दूसरी बात थी। अब अजीब मस्खरापन सा लगता है। तुम तुम मेरा मतलब समझ नहीं सकती। उससे फॉर्मल तौर पर क्या कहूँ, बस एक रोज़ भगा कर ले जाऊँगा। भगाने का अल्टीमेटम उसे अलबत्ता दे दिया है। तुम बिल्कुल दीवाने हो रूनू। हूँ तो सही। अब हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। पहलू का बाग
بے حد تروتازہ اور دلفریب معلوم ہو رہا